हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए आज हम लोगों का चैप्टर शुरू करने हम लोग जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, NLM, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का ये पहला एपिसोड। तो जानते हो कि मैकेनिक्स में अभी नीट 2022 का पेपर आपने देखा है कि मैकेनिक्स से 12 क्वेश्चन आए हुए थे और वेक्टर से 0 क्वेश्चन आए हुए थे। वेक्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। डायमेंशन एंड परसेंटेज एरर से 2 क्वेश्चन आए हुए थे। तो अब ऐसे ही सोच लो कि ये चैप्टर आपका मैकेनिक्स, चाहे आप IIT का एग्ज़ाम देने जा रहे हो या चाहे नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, मैकेनिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। ओके, अब मैकेनिक्स 1 डायमेंशन से शुरुआत होती है, वेक्टर के जस्ट बाद 1 डायमेंशन से शुरुआत होती है और कहाँ तक? ग्रेविटेशन तक। सिंपल हार्मोनिक मोशन भी उसी में आ जाता है। तो 1 डायमेंशन कौन कौन से चैप्टर है मैकेनिक्स में? तो 1 डायमेंशन यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन एंड मोशन अंडर ग्रेविटी, प्रोजेक्टाइल, सर्कुलर मोशन, फ्रिक्शन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम लोग अभी कहाँ तक पहुँच चुके हैं? तो बेटा हम लोग शुरुआत किए हैं कहाँ से? 1D से। तो 1D पढ़ा चुका हूँ आपको, प्रोजेक्टाइल पढ़ा चुका हूँ आपको, सर्कुलर मोशन पढ़ा चुका हूँ आपको और सर्कुलर मोशन के बाद फ्रिक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। फ्रिक्शन क्या, क्यों, कैसे? तो फ्रिक्शन देखते होंगे कि एक कॉमन चैप्टर है और यह फ्रिक्शन पूरे मैकेनिक्स में सब में इसका यूज होता है फ्रिक्शन का। ओके, तो फ्रिक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स फ्रिक्शन पे हम लोग के करने हैं, लेकिन बेसिक थियरी और बेसिक न्यूमेरिकल्स हमने दे दिया है, हो चुका है, फ्रिक्शन हो चुका है। और उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं देखने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो पूरा देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। जस्ट इसके बाद में क्या आएगा? सेंटर ऑफ मास आएगा। फिर क्या आएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगी। फिर क्या आएगा? रोटेशनल मोशन आएगा। और फिर रोटेशनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ने के बाद रोटेशनल मोशन पढ़ा जाता है। तो फिर रोटेशनल मोशन आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? ग्रेविटेशन आएगा। फिर क्या आएगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन आएगा। तो पूरी मैकेनिक्स हम लोगों की तैयार हो जाइए। P100 फिजिक्स मैथ्स DP सर। इंडिया में सबसे फास्ट सॉल्व करने वाला नीट 2022 का पेपर जो आपके वीडियो में आपके सामने है। फास्टेस्ट सॉल्वर, पेपर होते ही तुरंत हमने सॉल्व करके दिया आपको। अच्छा लगा? ओके, तो मेरा काम है आपको सब पूरी फिजिक्स इतनी ज़बरदस्त, इतनी आसान तरीके से समझा दूँ कि चाहे वो IIT का एग्ज़ाम हो, चाहे वह नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे वह बोर्ड का एग्ज़ाम हो, या चाहे वह TGT, PGT और NDA का एग्ज़ाम हो, यानी फिजिक्स कहीं कोई प्रॉब्लम ना बने। तो आइए शुरू किया जाए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपका तैयार है तो समझिए कि 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपका बिल्कुल आना ही आना है। ओके, तो पूरी तैयार तो सब कुछ होना चाहिए, लेकिन यह है कि सब नंबर वाइज ही होगा ना, एक ही बार नहीं सब हो जाएगा। तो अभी हम लोग पहले मैकेनिक्स फिनिश कर लेते हैं। मैकेनिक्स के बाद अभी क्या बचा हुआ P100 फिजिक्स पर, तो P100 फिजिक्स पर अभी मैकेनिक्स पहले पूरा करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद में वेव एंड ऑसिलेशन पूरा कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद हीट एंड थर्मोडायनामिक्स फिनिश कर देंगे। फिर उसके बाद में फ्लूइड मैकेनिक्स फिनिश करेंगे। ये इलास्टिसिटी एंड जो है जनरल प्रॉपर्टीज या मैटर काइनेटिक थ्योरी या गैसेस वगैरह फिनिश हो जाएगा। ओके, यही अच्छा। फिर उसके बाद में तब शुरू किया जाएगा ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स फिनिश कर देंगे। और सेकेंड पेपर में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल से लेकर के गेट तक, सेमीकंडक्टर तक सब कुछ पूरा हो चुका है। अब उसके खाली एडवांस न्यूमेरिकल, सिंपल न्यूमेरिकल, बेसिक थियरी, सिंपल न्यूमेरिकल सब देखिए। अभी नीट 2022 का पेपर हुआ ना, 100% क्वेश्चन वीडियो से आया हुआ है। 100% क्वेश्चन वीडियो और प्लस क्लास नोट्स से आए हुए हैं। फिर नीट 2023, फिर नीट 2024, नीट 2025, फिर ऐसे ही होगा, चाहे IIT में हो चाहे नीट हो। आना P100 फिजिक्स लेक्चर से ही है, वीडियो से ही है।
और ऐसा लग रहा है जैसे वीडियो को देख करके ही पेपर बना हुआ है। आपके पास वीडियो है ही, देख लीजिए, मिला लीजिए सारे क्वेश्चंस, ठीक है ना। फिलहाल पढ़ाई शुरू किया जाए। तो आइए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में बच्चों सबसे पहले हमको ये जानना है कि फोर्स होता क्या है। क्योंकि पूरा चैप्टर में फोर्स का ही हमको डिस्कस करना है। तो फोर्स होता क्या है, इक्विलिब्रियम होता क्या है, फोर्स कितने टाइप होते हैं, इनर्शिया क्या होती है, नॉन इनर्शिया क्या होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहला टॉपिक क्या, डिफिनीशन। सबसे पहले फोर्स। तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि फोर्स होता क्या है, फोर्स किसे कहते हैं। तो जब आप क्लास 6 में पढ़ रहे थे तो क्लास 6 में फोर्स को समझाने के लिए देखे होंगे एक आदमी बना हुआ था, वो धक्का मार रहा था। फोटो था क्लास 6 में, याद करिए क्लास 6 वाली पढ़ाई। तो एक धक्का मार रहा था, तो कहते थे कि देखिए फोर्स लगा रहा है, था ना। तो कहते थे कि देखिए फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स को हम क्या, वही वाला, तो वहाँ लिखा हुआ क्या था कि फोर्स क्या होता है। तो वहाँ पर लिखा था कि फोर्स जब हम कहीं धक्का मारते हैं, पुश या पुल करने की कोशिश करते हैं, मीन्स ट्राइंग टू पुश आर पुल, दैट इज़ द फोर्स। लेकिन यह बात क्लास 6 के लिए सही था, यह चीज़ क्लास 6 के लिए तो सही था। लेकिन क्या यहाँ नीट की तैयारी में, क्या IIT की तैयारी के लिए, क्या इस लेवल पर भी आप वही धक्का मारने को ही बोलेंगे फोर्स? नहीं, थोड़ा चेंज करना होगा। क्यों, अभी हम बताएंगे रीजन क्यों। तो आइए, फोर्स क्या है। तो सबसे पहली एक लाइन लिखिए, फोर्स इज द इंटरएक्शन। फोर्स इज द इंटरएक्शन between two bodies or two fields। तो फोर्स इज इंटरएक्शन बिटवीन टू बॉडीज और टू फील्ड्स और टू पार्टिकल्स ओके। तो फोर्स, व्हाट डू यू मीन बाय द फोर्स। तो फोर्स इज द इंटरएक्शन बिटवीन टू बॉडीज और टू फील्ड्स और टू पार्टिकल्स को फोर्स कहते हैं। इंटरएक्शन, जैसे हम लोग केमिस्ट्री में कहते हैं रिएक्शन होना, तो फिजिक्स में रिएक्शन के जगह बोलते हैं इंटरएक्शन होना, ओके। विच, और यह इंटरएक्शन किस बेस पर होता है। तो विच टेक्स प्लेस ड्यू टू exchange of some things between both bodies, जो दोनों बॉडी के बीच में एक्सचेंज के कारण ना, कुछ एक्सचेंज के कारण बिटवीन बोथ बॉडीज या फील्ड्स और पार्टिकल्स, ओके। तो दो बॉडी के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में, दो पार्टिकल्स के बीच में, दो फील्ड्स के बीच में एक्सचेंज के कारण यह एग्जिस्ट करता है। अब सवाल यह है कि ओके, तो ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ समथिंग बिटवीन बोथ बॉडीज और फील्ड्स, ओके, this exchange depends on the नेचर ऑफ फोर्स। ये मीन्स कि किस नेचर का फोर्स है, तो यह उसी पर क्या करता है, यह उसी पर डिपेंड करता है, ओके बेटा। तो क्या नोट कर लिया सब लोगों ने अच्छी तरह से मेरे साथ। चाहते हो फिजिक्स पे 100% कमांड, तो तुरंत एक पेन लीजिए, कॉपी लीजिए, निकालिए, तुरंत जैसे मैं लिखूं फर्स्ट क्लास का नोट्स बनाते चले जाइए।
और देखिए बिल्कुल एक साल फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हों, चाहे नीट के हों या आईआईटी टारगेट बैच यानी कि 12th पास स्टूडेंट हों, बस ज़बरदस्त केवल इस विषय पर एक एक सिस्टमैटिक सारे वीडियोज़ पढ़ते चले जाइए और देखिए फिर कि क्या कोई ऐसा आईआईटी का क्वेश्चन है, क्या कोई ऐसा नीट का क्वेश्चन है कि जो वीडियो लेक्चर के बाहर से आया है। नहीं मिलेगा ढूंढने से भी, बस यही तो चाहिए। चलिए बेटा, तो क्या कह रहा है एक बार जैसा हिंदी में सुन लें पूरी बात। फोर्स क्या है? तो किसी भी दो वस्तुओं के बीच, किन्हीं भी दो बॉडी के बीच, किन्हीं भी दो फील्ड के बीच जब कुछ आदान प्रदान होता है यानी कि एक्सचेंज होता है, तो उस एक्सचेंज के कारण फोर्स डेवलप होता है। जब तक कुछ लेन देन ना हो तब तक दोनों वस्तुओं के बीच में कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है ना। जब तक लेन देन ना हो तब तक उनके बीच में कोई भी फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। और यह डिपेंड करता है किस चीज़ का एक्सचेंज होगा, तो यह डिपेंड करता है क्या, यह डिपेंड करता ना कि वो कैसा फोर्स है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आगे लेने जा रहा हूँ, तो फोर्स इज द इंटरेक्शन between two bodies or two fields or two particles which takes place due to exchange of something between both bodies or fields or the particles. This exchange depends on the nature of the force, यानी कि वह किस चीज़ का एक्सचेंज होगा, तो वह इस बात पर निर्भर करेगा कि यह फोर्स किस कैटेगरी का फोर्स है। तो अब फोर्स होते कितने टाइप के हैं, अब आइए आगे बढ़ा जाए इसमें। अब फोर्स कितने टाइप के होते हैं, तो आगे लिख दीजिए टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स, अगला पॉइंट हम लोग का टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स कितने टाइप होते हैं, चलिए देखा जाए टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होते हैं। अब टाइप्स ऑफ फोर्स, ओके। तो टाइप्स ऑफ फोर्स की जब हम बात करें तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द फंडामेंटल फोर्स, यानी कि एक फंडामेंटल फोर्स की बात किया जाए तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द फंडामेंटल फोर्स, यानी कि फोर्स 4 प्रकार का होता है। सवाल एक कौन कौन, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो नंबर 1 कौन, नंबर 1 कौन, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और नंबर 3 न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स। और नंबर 4 वीक फोर्सेज। वीक फोर्सेज। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द फोर्स इन द नेचर। पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में यही 4 फोर्स होते हैं, यही फंडामेंटल फोर्स होते हैं 4। अब जानते हैं कि किसी भी टाइप का फोर्स होगा, किसी भी टाइप का फोर्स होगा तो वह एक्सचेंज यानी कि आदान प्रदान पर ही डिपेंड करेगा, किसका आदान प्रदान हो रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, अब जानते हैं आप कि यदि 2 मास यहाँ पर रखा हुआ है, 2 बॉडी है, कोई 2 छोटा पार्टिकल है, चाहे 2 बड़ा पार्टिकल है, 2 पहाड़ है, चाहे दो प्रोटॉन है, चाहे 2 इलेक्ट्रॉन है, चाहे पार्टिकल, यानी कहने का सेंस कि चाहे पार्टिकल छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो 2 पार्टिकल्स के बीच में हमेशा एक तरह का आकर्षण करने वाला फोर्स लगता है, यानी कि एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, होता है। जैसे मान लीजिए 2 चाक हैं, ये 2 चाक रखे हुए हैं, तो दोनों के बीच आपस में फोर्स लग रहा है। हम 2 लोग बैठे हुए हैं, हम दोनों के बीच फोर्स लग रहा है।
ये दो बिल्डिंग है, दो बिल्डिंग आपस में दूसरे को खींचे हुए हैं, फोर्स लग रहा है ना। और इसका एग्जाम्पल तो सेव अपने पेड़ से टूट करके जब टूटता है पेड़ तो नीचे ही गिरता है। हम गिरा रहे हैं कोई भी चीज़, छोटा सा ये डस्ट पार्टिकल, देखिए चाक का टुकड़ा है, हम गिरा रहे हैं तो नीचे ही गिर रहा है। तो क्या है, इस पार्टिकल और पृथ्वी के बीच में फोर्स लगा हुआ है। पृथ्वी ये बॉडी हो गई, ये चाक दूसरा बॉडी हो गई। कोई भी वस्तु जब हम छोड़ते हैं तो नीचे ही क्यों गिरती है, तो ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड दैट बॉडी ना। आम टूटता है पेड़ से तो नीचे ही क्यों गिर रहा है, क्यों, क्योंकि ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। तो अब तो यह हमेशा फंडामेंटल फोर्स, अब पूरे विश्व में हर जगह सर्वत्र यह फोर्स लागू होता है। कहाँ नहीं होता है तो ये तो न्यूमेरिकल की बातें अभी आगे चला जाएगा, पढ़ा जाएगा, सब कहाँ नहीं काम करेगा, कब नहीं काम करेगा, कब आपका मान जीरो होगा, तो ये तो सब हम लोग के क्वेश्चंस होंगे। तो सपोज करिए कि यह दो वस्तुएं हैं, कोई चाहे छोटी हैं चाहे बड़ी हैं ना, और इनका मास एक का है m1 और दूसरे का मास है m2, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी रखी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है भाई, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि F बराबर g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। मीन्स क्या कि इनके बीच में फोर्स लग रहा है, F बराबर g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। इसको क्या कहते हैं, F को क्या कहते हैं, न्यूटन्स लॉ। इस लॉ को क्या कहते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यह अभी किस फॉर्म में है, यह इक्वेशन अभी स्केलर फॉर्म में है। जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यह फार्मूला किस रूप में आ जाएगा, आकर्षित करने वाले फोर्स को, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमेशा माइनस में दिखाते हैं, तो माइनस लग जाएगा। यहाँ g हो गया m1 m2 अपान, अब ये नीचे r स्क्वायर है ना, तो यह r क्यूब हो जाएगा। और यहाँ क्या हुआ, यहाँ पोजीशन वेक्टर r हो जाएगा। तो अब देखिए, अब इधर आपने क्या लगा दिया, वेक्टर लगा दिया, इधर भी वेक्टर लगा दिया। इसका मान r का जानते हैं, यहाँ पर यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर r अपान मॉड ऑफ वेक्टर r, तो बन गया क्या, बन गया डायरेक्शन दिखा दिया। और r स्क्वायर पहले था, एक r और आया तो r क्यूब हो गया। तो ये इक्वेशन किस फॉर्म में है, यह इक्वेशन अपने वेक्टर फॉर्म में है। ये किस में है, स्केलर फॉर्म में। दोनों क्या हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसी को कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ, क्या कहते हैं इसी को, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं इसको। अब सवाल यह है, एक एक फोर्स के विषय में यदि पढ़ा जाए तो जानते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स क्या है, तो हम लोग पढ़े हैं, अभी न्यूक्लियर फोर्स चैप्टर है हम लोगों का ना, तो मॉडर्न फिजिक्स में देखे हुए एटॉमिक स्ट्रक्चर जहाँ पर पढ़े हैं हम लोग, वहाँ पर पढ़े हैं। वीक फोर्स में केवल आपको यही जानना है कि वीक फोर्स होता क्या है, वीक फोर्स किसके एक्सचेंज के कारण होता है, बस इतना ही पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में जानते हैं कुलाम्स लॉ, तो कुलाम्स लॉ, इंटरैक्शन बिटवीन लॉरेंज फोर्स, तो कुलाम्स लॉ, तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एग्जाम्पल है। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले हम नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया बेटा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि देखिए दो मास है ना, आप जल्दी से नोट करिए, पहले मैं लाइन मिटा दूं, इसको मैं मिटाने जा रहा हूं, इस लाइन को नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए ये दो मास है, यह है m1 मास, यह है m2 मास। दोनों के बीच में फोर्स न्यूटन ने बताया कि दोनों के बीच में इतना फोर्स लगता है, जहाँ पर g क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, ओके, कैपिटल G क्या बेटा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल हाँ कांस्टेंट है, ओके। और जिसका मान कितना होता है, तो आ जाइए मैं बता रहा हूँ, अभी लिख रहा हूँ इसका मान कितना होता है बेटा, हो गया। तो देखो अब सवाल ये है कि चलिए फार्मूला जल्दी से नोट करिए, पहले दोनों लाइन स्केलर फॉर्म में न्यूमेरिकल लगाने के बाद लिखेंगे यह बराबर g m1 m2 अपान r स्क्वायर स्केलर फॉर्म में, और वेक्टर फॉर्म में ध्यान दीजिएगा माइनस यहाँ पर रहेगा, पावर यहाँ पर r पर 3 रहेगा, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ वेक्टर लगाना कदापि न भूलिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, हो गया। आइए अब क्वेश्चन ये हुआ कि ये
यह किसके एक्सचेंज के कारण लगता है। अब यह क्वेश्चन कि यह किसके एक्सचेंज के कारण लगता है, तो आइए, हाँ देखिए, यह है M1, यह है M2, यह किसके एक्सचेंज कारण लग रहा है। हर मास के चारों तरफ, आप अभी चैप्टर आएगा ग्रेविटेशन, तो वहाँ पर मैं और विधिवत आपको एक्सप्लेन करूँगा वो चीज़ें जो जैसे ग्रेविटेशन की चीज़ें हैं, तो उस चैप्टर में मैं करूँगा एक्सप्लेन। यहाँ पर थोड़ी सी ज़रूरत है। हर मास के चारों तरफ कहीं पर भी कोई, जैसे मान लीजिए 2 किलोग्राम का एक पत्थर रखा हुआ है ना, तो उस पत्थर का एक गुरुत्वीय क्षेत्र होता है, और कहाँ तक होता है ना, वो अनंत तक होता है। यह बिल्डिंग है, तो इस बिल्डिंग का अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी उतना ही ऊपर, उतना ही दाहिने बाएं, जितनी भी दिशाएं संभव हैं उतनी ही दिशाएं। यह चाक है ना, तो इस चाक का अपना ग्रेविटेशनल फील्ड है। फील्ड का मतलब कि यह खुद ही एक इनर्जेटिक स्पेस क्रिएट किया है अपने चारों तरफ ब्रह्मांड में, इन्फिनिटी तक। तो कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड किसी भी वस्तु के चारों तरफ का वह क्षेत्र, वह एरिया जिसमें कोई दूसरी वस्तु रखी जाए, पॉइंट वस्तु रखी जाए, छोटी वस्तु रखी जाए, जिसका मास बहुत ही कम हो, वह एक आकर्षण का फोर्स अनुभव करे, तो उसी जगह को, उसी स्पेस को, उसी ना ऊर्जा युक्त यानी कि इनर्जेटिक स्पेस को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। और उस वस्तु पर कहीं, जैसे मान लीजिए कि यह एक वस्तु है, चाक है, और इसका हम 5 मीटर की दूरी पर देखना चाहते हैं कि इसका गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, तो हम वहाँ पर ये छोटा मास स्मॉल m रख दें, देखें कि उस स्मॉल m पर यह कितना फोर्स लगा रहा है। तो जितना फोर्स लगाया उस वस्तु के ऊपर, वह फोर्स बटा उसका मास क्या कहलाएगा, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगी, न्यूटन पर किलोग्राम। तो क्या बोलते हैं उसको, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। ओके, तो ये चीज़ें हम लोग डीप में पढ़ेंगे ग्रेविटेशन में। लेकिन बेटा यहाँ क्या हम लोग को सीखना है, तो यहाँ पर थोड़ा फोर्स, ग्रेविटेशनल, दो वस्तुओं के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों लगा, बस इतना इससे को सीखना है। तो क्यों लगा, देखो बेटा, अब इसका इस मास का अपना फील्ड है ना, अपना फील्ड है कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। और यह जो M2 है इसका अपना फील्ड है, इसका भी कहाँ तक, इसका भी इनफाइनाइट तक। परिणाम क्या हुआ, किसी भी बिंदु पर देख रहे हैं तो दो फील्ड है ना, इसका भी है और इसका भी है, तो दोनों फील्ड आपस में क्या कर रही होंगी, दो फील्ड हैं, एक ही बिंदु पर दो एनर्जी हैं, तो दोनों एनर्जी आपस में क्या कर रही होंगी, जो कर रही होंगी उसी को कहते हैं ना इंटरएक्शन। क्या कर रही हैं दोनों, इंटरएक्शन कर रही हैं दोनों। परिणाम क्या हुआ, तो इस परिणाम क्या हुआ, यह इंटरएक्शन किसके कारण से हुआ, तो यह इंटरएक्शन हुआ ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ ग्रेविटॉन्स। किसके कारण से हुआ, ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ ग्रेविटॉन्स। तो ग्रेविटॉन्स यानी कि दो मास के बीच या दो ग्रेविटेशनल फील्ड के बीच इंटरएक्शन होता है, उसमें एक्सचेंज किसका होता है, उसमें एक्सचेंज होता है ग्रेविटॉन्स का। तो ग्रेविटॉन्स के कारण ही ना न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी कि दो वस्तुओं के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। क्लियर बेटा, तो ये है हम लोग का पहला फंडामेंटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फर्स्ट फंडामेंटल फोर्स ऑफ द नेचर। अब दो बातें यहाँ पर और नोट करिए, बाकी चीज़ें हम लोग ग्रेविटेशनल चैप्टर में पढ़ा जाएगा। तो दो चीज़ें यहाँ पर और नोट, पहला तो अभी पॉइंट तो हो गया हम लोग का कि यह क्यों लगता है।
ग्रेविटेशनल फोर्स किसके एक्सचेंज के कारण लगता है, तो तैयार हो गया। अब आइए जरा देखते हैं कि यह ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर क्या होता है ये। तो चलिए अब थोड़ा और बातें हैं, हाँ अब थोड़ी सी और बातें हैं क्या। चलिए अब सवाल ये है कि इसको हम लोग यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं। यहाँ यूनिवर्सल बोलने का कारण क्या है, तो अभी देखे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो F का मान आया है ना, कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स आया है F बराबर G m1 m2 अपान आर स्क्वायर आया है ना, ये जो फोर्स होता है दिस डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम, यह मीडियम पर डिपेंड कतई नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता है। चाहे एयर हो, दो मास हैं और उस दोनों मास को चाहे एयर में रखिए हवा में, चाहे पानी में रख दीजिए, चाहे किसी ऑयल के अंदर रख दीजिएगा, लेकिन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं यूनिवर्सल ना। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी कि फंडामेंटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या है, हमेशा कैसा है, यूनिवर्सल। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम, एयर में है कि वाटर में है कि ऑयल में है कि वैक्यूम में है, डज नॉट डिपेंड ऑन दिस, एंड दिस इज अ रीजन दैट व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल। दिस इज रीजन दैट व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल। ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नाउ द क्वेश्चन why it is called universal. So now you are sure that why it is called universal. The Newton's law of gravitation means the first gravitational force, यानी कि fundamental force of the nature of the universe, that is called gravitational force. It does not depend on the medium, that in which medium these two bodies are placed, it does not depend on that. Okay, and this is the reason that why it is called universal gravitational force, and the basic cause behind this is the exchange of gravitons. Clear? पक्का? ओके। अब आइए, अब ये तो करीब, हाँ अब बात रही कि G का मान कितना होता है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, तो ये वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन, क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ओके, अब हाँ ये क्या रहा, कैपिटल G की वैल्यू रही। अब बात ये कि इसका डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, तो डायमेंशन निकालने के लिए तुरंत निकाल दीजिए कैपिटल G। जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है। देखिए F बराबर G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। चलिए ये F है, फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन होता है ml T⁻⁻2 इंटू, देखिए L इधर आया, ये R है, L हो गया तो एक L आ गया, इधर क्या हुआ, इधर G हो गया, और मास m स्क्वायर बटा क्या कर दिया आपने, m स्क्वायर कर दिया, दैट इज द डायमेंशन। अब जा देखिए एक m से m कट गया, ये L स्क्वायर हो गया। तो देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन कितना है बेटा, एक m ऊपर गया m⁻⁻1 L स्क्वायर हुआ बेटा L⁻2, यानी कि L का डायमेंशन 2 और T⁻2, डायमेंशन ऑफ T इज द -2 एंड दिस इज द डायमेंशन, मीन्स m का डायमेंशन -1, L का डायमेंशन 2, T का डायमेंशन हाँ बेटा T का डायमेंशन कितना हुआ, -2। नो, हाँ यहाँ फिर से देखो बेटा, L फोर्स का डायमेंशन बेटा, और ये R स्क्वायर है ना बेटा, हाँ देखिए वही ये R स्क्वायर है बेटा ना, तो R स्क्वायर जब करिएगा तो यहाँ पर क्या, ये L स्क्वायर हो गया ना, और जब L स्क्वायर होगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा, L⁻3, यानी कि L का डायमेंशन कितना आएगा बेटा, 3 आएगा L का। तो देखो हाँ
ठीक है बेटा, हाँ ठीक, ओके। एल पर 2 यहाँ है और एक यहाँ, देखो तो m पावर माइनस 1 L क्यूब टी पावर माइनस 2, तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ द G। ओके, आइए और कुछ बातें यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की और कुछ बातें। तो अब यह ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके बेटा, हो गया यहाँ पर। चलिए अब ग्रेविटेशनल फोर्स के विषय में यदि देखा जाए तो और इम्पॉर्टेंट बातें यहाँ पर क्या हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह कि ग्रेविटेशनल फोर्स का रेंज इनफाइनाइट होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स नाम है इसका, लिखा हुआ नाम है यह वीक, लेकिन ये वीक नहीं होता। तो सबसे वीक फोर्स कौन तब हुआ चारों में, तो चारों में यही ग्रेविटेशनल फोर्स ना वीकेस्ट फोर्स, वीकेस्ट फोर्स। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही वीकेस्ट फोर्स है, और इसका रेंज कितना हुआ, तो इसका रेंज हुआ ना, रेंज हुआ कितना, रेंज इक्वल टू इनफाइनाइट रेंज हुआ। अच्छा एक बात और कि ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है ना। अब जानते हैं सेंट्रल फोर्स का मतलब ये हुआ बेटा कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सके और कंजर्वेटिव हो। इसका मतलब ये हुआ कि यह क्या करता है, प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स, प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या करता है, प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, और क्या है, एंड कंजर्वेटिव, और क्या बेटा, कंजर्वेटिव। अब सवाल यह है कि कंजर्वेटिव क्या होता है, हुआ ना। अब सवाल यह है कि कंजर्वेटिव क्या होता है, तो कंजर्वेटिव वे फोर्स होते हैं कि जिसके द्वारा वर्क डन पाथ पर डिपेंड ना करे, वह केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करे ना। तो कंजर्वेटिव फोर्सेज, कंजर्वेटिव का मतलब क्या निकला बेटा, कंजर्वेटिव का क्या सेंस निकला कि वर्क डन डज नॉट डिपेंड, work done does not depend on path, only depends on initial and final position, only depends on initial and final position। तो उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं बेटा कंजर्वेटिव फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस नेचर का है, कंजर्वेटिव नेचर का। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज करिए कि 1 किलोग्राम की वस्तु रखी हुई है ज़मीन पर, और इसको हम उठा करके ऊपर रख दिए, कितने मीटर पर, 10 मीटर पे ऊंचाई पर। तो जितना हमको वर्क करना पड़ा, वह वर्क डन कहाँ गया, तो दैट वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। द वर्क डन टू पुट द बॉडी फ्रॉम ग्राउंड टू द हाइट एट h इक्वल टू 10 मीटर, द वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। ओके, जबकि यदि यह नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता, जैसे फ्रिक्शन, तो वर्क डन नेवर स्टोर इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। दैट वर्क डन मीन्स द वर्क डन अगेंस्ट द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज, जस्ट लाइक फ्रिक्शन, always loss in the form of the heat, in the form of the sound, in the form of the heat. 99% energy losses in the form of the heat. Okay, so that forces is called non-conservative, in which work done depend on the path, but that forces in which work done does not depend on the path is called conservative, like
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलॉम्स फोर्स, एंड आल्सो ग्रेविटेशनल फोर्स हम बात कर रहे थे। जब 1 किलोग्राम की वस्तु है 10 मीटर की ऊंचाई पर रखा तो जो भी वर्क डन हुआ, वर्क डन क्या हुआ बेटा, अभी हम सब समझाएंगे कैसे mgh आया, कहाँ से mgh आया, क्यों mgh लिखते हैं। फिलहाल mgh वर्क डन हुआ तो mgh स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि अब ये तो था कि हम सीधे उठा के ऊपर रख दिए, और दूसरा ये कि हम यहाँ से घुमा के वहाँ ले गए, वहाँ से घुमा के वहाँ ले गए। बाई डायग्राम समझाऊंगा आपको। तो जैसे मान लीजिए कि एक वस्तु है जो ग्राउंड पर रखी हुई है, एक वस्तु है या m = 1 kg, और इसको हम उठा करके ले गए, यहाँ ऊपर ले आके रख दिए, ऊपर यहाँ ला करके ऊपर रखे ना, ऊपर रख दिए उठा करके, तो वर्क डन h हाइट ऊपर ले गए हैं हम, तो वर्क डन बेटा कितना हुआ, तो W बराबर कहोगे mgh हुआ। क्या हुआ, mgh हुआ। अब यदि हम इसी को पहले ले गए होते यहाँ, फिर ले गए होते यहाँ, फिर लाए होते यहाँ, तो इनिशियल पोजीशन तो यह रहा, फाइनल पोजीशन तो ये रहा। तो पहले वाले केस में जो डायरेक्ट गया यहाँ, दूसरे वाले में जो ऐसे घूम के गया यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, दोनों में वर्क डन क्या है, बराबर। डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, किस रास्ते से लेकर के गए हो, डज नॉट मैटर, यह शुरू में कहाँ था, अंत में कहाँ पर है। यदि इनिशियल पोजीशन यह है, फाइनल पोजीशन यह है, इनिशियल यह है, तो दोनों ही अवस्थाओं में ऐसे ले जाओगे तब भी और ऐसे ले जाओगे तब भी वर्क डन बराबर होगा। पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हुई है वो भी बराबर होगी। क्लियर, ओके। इसे कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेज। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज द फोर्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द फोर्स। चैप्टर है हम लोग का न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशन, बहुत ही गजब का चैप्टर। आपकी इतनी, मैं इस चैप्टर में आपको वो चीज़ें बता डालूँगा सब एकदम जीरो से स्टार्टिंग और IIT एडवांस लेवल तक, यानी कुछ भी छूटने ना पाए। चलिए, ओके, कम ऑन द पॉइंट। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके। क्या क्या बेटा, वीकेस्ट फोर्स है, इनफाइनाइट रेंज है, सेंट्रल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, सब कुछ देख लिया। इसका किसके एक्सचेंज के कारण होता है, ग्रेविटांस के एक्सचेंज के कारण होता है। चलो अब और आगे बढ़ते बेटा। अब बाकी का काम हम लोग ग्रेविटेशनल चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब आगे में 2 नंबर का फोर्स है। चलिए अब 2 नंबर के फोर्स पर चला जाए, जिसको कहते हैं हम लोग कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आइए, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करिए कि 2 चार्ज हैं Q1 और Q2। तो जैसे 2 मास होते हैं, जैसे जब 2 मास होते हैं और उनके बीच में फोर्स लगता है, तो ठीक वैसे ही ना 2 चार्ज के बीच में भी फोर्स लगता है। क्लियर, तो 2 चार्ज के बीच में भी ठीक वैसे ही फोर्स लगता है। तो जो 2 चार्ज के बीच में फोर्स लगता है, हाँ यहाँ पे कौन सा था बेटा, वीक फोर्सेस था। देखिए, तो उनके बीच में भी फोर्स लगता है। अब वैसे ही, बिल्कुल ठीक वैसे ही सवाल यह, फोर्स क्यों लगता है, 2 चार्ज के बीच में कूलॉम का फोर्स लगता है, लेकिन क्यों, तो लगता इसलिए है क्योंकि अब इस चार्ज की अपनी फील्ड होगी, और फील्ड कहाँ तक होती है, इनफाइनाइट तक होती है। तो इस चार्ज की अपनी फील्ड है ना, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, और इस चार्ज की अपनी फील्ड है कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। मीन्स दोनों के बीच में कहीं पर भी कोई भी एक स्पेस ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ले लें, चाहे दोनों के बीच में ले लें, यह बिंदु ले लें हम, या ये ले लें पॉइंट, दोनों पॉइंट में से कोई भी पॉइंट आप लीजिए, चाहे जहाँ पे लीजिए, तो उस बिंदु पर 2 फील्ड अप आ रहा है ना। देखिएगा, कहीं पर एक बिंदु ले लीजिए, यहाँ पर ले लिया तो 2 फील्ड पा रहे हैं ना,
एक फील्ड तो इसका पा रहे हैं और एक फील्ड इसका पा रहे हैं। यहाँ पर लेते हैं तो एक फील्ड इसका, एक फील्ड इसका, पा रहे हैं ना, दो फील्ड आपको पा रहे हैं। फील्ड कैसी होती है? क्या लाइन खींची होती है? नहीं, आपको मैं पीछे बता चुका हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में कि चार्ज के चारों तरफ का फोटोग्राफ यदि लिया जाए, चार्ज का फोटो खींचा जाए ना, तो जैसे हम लोगों के यहाँ ठंडक में जनवरी महीने में कुहेसा छा जाता है, देखने पे सफ़ेद सफ़ेद कुहरा दिखता है ना, तो चार्ज का फोटो लीजिए तो चार्ज के चारों तरफ ना ऐसे दिखेगा। कैसे? तो आइए मैं दिखा दूँ। जैसे मान लीजिए प्लस चार्ज है बेटा ना, ये प्लस चार्ज है, तो चारों चार्ज के चारों तरफ ऐसे दिखेगा। हाँ, दिस इज द रियल फिगर, दिस इज द रियल पिक्चर ऑफ द चार्ज। और यदि माइनस चार्ज ले लूँ ना, तभी देखिए दिस इज द रियल पिक्चर। जहाँ देखिएगा, अब जहाँ चार्ज के पास रहेगा ना, वहाँ डेंसिटी ज़्यादा रहेगी। देखिए ऐसे रहेगी, डेंस रहेगा, और जैसे जैसे दूर जाएंगे ऐसे हल्का होता जाएगा। ये देखिए ऐसे हल्का होता जाएगा। यहाँ पर भी चार्ज के पास देखिएगा, दिस इज द रियल पिक्चर, दिस इज द रियल पिक्चर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, यहाँ पे देखिए, देख रहे हैं ना, देख रहे हैं, ये माइनस चार्ज है ये, देखिए यहाँ पर भी देखिए, जैसे दूर जाएंगे तो जैसे दूर जाएंगे वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड घटती जाएगी। तो ये क्या है बेटा? क्या है यह? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यह इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक? ऐसे ही इन्फिनिटी तक। नेगेटिव वाले का भी कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक, ऐसे चारों तरफ इन्फिनिटी तक। अब जैसा ये चीज़ बताइए, यहाँ पर क्या आपको कुछ भी इसमें और इसमें कोई अंतर लग रहा है? नहीं। जैसे देखिए चार्ज के पास में देख रहे हैं तो डेंसिटी ज़्यादा है ना, घन तो ज़्यादा है उसका, फील्ड क्लोज है। यदि लाइन शब्द यूज करूँ तो लाइंस पास पास हैं, तो जहाँ लाइन पास पास रहेंगी वहाँ पर कहा जाएगा कि डेंसिटी ज़्यादा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग है। और जैसे जैसे दूर जाओगे तो यह डेंसिटी घटती जाएगी। यानी लाइन की भाषा में बोले तो दो लाइन के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, लाइन की संख्या पर यूनिट एरिया पर यूनिट वॉल्यूम घटती जाएगी, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी घट रही है। और ये कहाँ तक? अप टू इन्फिनिटी। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। जस्ट लाइक दिस डायग्राम देयर आर आल्सो व्हिच फील्ड? ग्रेविटेशनल फील्ड भी ऐसे ही होती है। अब जा देखो भाई, अब ये बताइए कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज की फील्ड में कुछ अंतर समझ पा रहे हैं? कोई अंतर दिखाई दे रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन अब इसको एक कन्वेंशन है, साइंटिस्टों ने कन्वेंशन बनाया कि समझा कैसे जाएगा कि प्लस का है कि माइनस का है। और तो क्या किया ना कि बार बार ऐसे, हाथ में तो चॉक है तो इसलिए फर्स्ट क्लास से बन रहा है ऐसे, लेकिन जब पेन से बनाना होगा तो पेन से कैसे बनाएंगे? पेन है मान लीजिए हाथ में, तो कैसे बनाएंगे? तो बनाते रह जाएंगे। तो बाई कन्वेंशन ओनली फॉर सिंप्लिसिटी, बाई द कन्वेंशन ओनली फॉर सिंप्लिसिटी इज टेकन जस्ट लाइक लाइन्स, तो called lines, but there is no lines. It is not just like a line. Only this is the convention to call it line. Okay. तो देखो भाई, ये एक धारणा है, मान लिया गया, ये धारणा है, मान लिया हमारे साइंटिस्टों ने, इसको लाइन कह के पुकारा जाए, सब अच्छा रहेगा और लाइन बनाने में आसानी रहेगी। तो अब प्लस चार्ज जब होता है तो इसको लाइन कहते हैं कि प्लस चार्ज से लाइंस निकलती है, प्लस चार्ज से लाइंस निकलती है, लाइन का नाम दे दिया। तो प्लस चार्ज से लाइंस निकलती है सभी संभव दिशाओं में, इन द ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। लाइन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड गोज टू इनफाइनाइट। द नंबर ऑफ लाइंस shows the intensity of the electric field. Either that is the positive or that is the negative. This is the negative charge, या नेगेटिव है तो लाइंस, देखिए नेगेटिव है तो लाइंस इन्फिनिटी से आती है, ओके, इन्फिनिटी से आती है। देख रहे हैं ना,
चारों तरफ से सभी पॉसिबल संभव दिशाओं से लाइंस आती है ना, लाइंस आएगी। और जो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज से लाइंस जाएगी, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है वह सोर्स का काम करता है, जो नेगेटिव चार्ज है वह सिंक का काम करता है। और इसका भी रीजन होता है, वेक्टर की भाषा में कहते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज इज द पॉजिटिव एंड दिस इज रीजन दैट व्हाई दिस इज पॉजिटिव चार्ज वर्क एज सोर्स। मीन्स क्या, डाइवर्जेंस ना। तो ये बाद में मैं बताऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में सब कुछ दिया बेटा, वहाँ पर देखे लेंगे आप कि डाइवर्जेंस पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ही क्यों निकलती है। इसलिए निकलती है क्योंकि उसका डाइवर्जेंस 0 से ज़्यादा होता है, उसका डाइवर्जेंस 1 से या 0 से बड़ा होता है, उसका डाइवर्जेंस पॉजिटिव होता है। तो वेक्टर का नियम है कि कहीं पर जब कभी भी डाइवर्जेंस पॉजिटिव होता है तो वह चीज़ सोर्स की तरह से काम करती है, और जब डाइवर्जेंस नेगेटिव होता है तो वह सिंक की तरह से काम करता है। तो इसका डाइवर्जेंस क्या है बेटा, तो कहोगे इसका डाइवर्जेंस ग्रेटर देन 0, दैट इज द पॉजिटिव एंड दिस रीजन दैट व्हाई इट इज वर्क एज सोर्स। एंड यहाँ पर क्या बेटा, यहाँ पर नेगेटिव के लिए क्या है, तो नेगेटिव के लिए ना divergence less than 0, this is the negative and this is reason that why the negative charge work as a sink of the electric field। ओके, चलिए, लेकिन हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर डिटेल में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में वहाँ पे दिया हूँ। यहाँ पे तो मैं टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ रहे हैं हम लोग। तो अभी चलिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़े बेटा यहाँ पर। तो अब इन बातों को मैं हटाता हूँ। क्या नोट कर लिया आपने? जल्दी से बना लीजिए, देख लीजिए सारी चीज़ें अपने जो भी इंपॉर्टेंट लगे आपको, जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट। हो गया, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब आ जाइए अगले पॉइंट पर। अब सवाल यह है कि हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। तो अब ये देख लिया कि चार्ज चाहे पॉजिटिव हो या चार्ज चाहे नेगेटिव हो, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके चारों तरफ होती है, और प्लस की इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी को जाती है, और माइनस की इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी से चार्ज के ऊपर आती है। हो गया, चलिए। तो अब है बेटा हम लोग का ये 2 नंबर की बातें हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टाइम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आइए अब जब देखा जाए और क्या है, तो कहीं पे 2 चार्ज हैं Q1 Q2। सपोज करिए कि दोनों समान नेचर के हैं, दोनों समान नेचर के हैं। तो इसकी भी फील्ड है, इसकी भी फील्ड है, दोनों फील्ड आपस में क्या कर रही हैं, दोनों फील्ड आपस में क्या कर रहा है, इसकी भी फील्ड है, इसकी भी फील्ड है। हो क्या रहा है, दोनों के बीच इंटरैक्शन। हो क्या रहा है, दोनों के बीच ना, तो दोनों के बीच क्या हो रहा है, इंटरैक्शन हो रहा है। तो ये फील्ड्स जो है ना, ये जो फील्ड हैं, ये फील्ड आपस में ये फील्ड इंटरैक्ट कर रही है। तो ये दोनों फील्ड्स, रिजल्ट क्या हुआ, दोनों यहाँ पर रिजल्टेंट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या हो गया बेटा, 0 हो गया ना, 0 हो गया। तो यहाँ पे 0 लिख दिया जाए। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 0 हो गया। चलिए फिर आप, ये तो हम लोग की बातें हैं कहाँ की, इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग सब कुछ बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर बेटा पढ़े हुए हैं। यहाँ पर जो हम लोग समझना है केवल हम उस पर चलते हैं बेटा। ठीक, आ जाओ देखो। तो अब यह 2 चार्ज हैं Q1 और Q2, इनके बीच में इंटरएक्शन हुआ। इस इंटरएक्शन में किसका एक्सचेंज हुआ ना, किसका एक्सचेंज हुआ, तो एक्सचेंज ऑफ किसका, फोटॉन्स। किसका एक्सचेंज हुआ, तो एक्सचेंज ऑफ फोटॉन्स। यहाँ जैसे वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स में एक्सचेंज किसका हो रहा था, ग्रेविटॉन्स का, तो यहाँ पर किसका एक्सचेंज हो रहा है, फोटॉन्स का। तो एक्सचेंज ऑफ फोटॉन्स होता है। ओके, चलिए अब सवाल यह है कि रेंज इसकी क्या होती है, तो इसका भी रेंज इनफाइनाइट होता है बेटा। तो रेंज इनफाइनाइट होता है ना,
रेंज इसका भी इनफाइनाइट होता है। यह भी कैसा है, ये भी कंजर्वेटिव है, यह भी कंजर्वेटिव है। और क्या सेंट्रल है, हाँ बिल्कुल, यह भी सेंट्रल है, यह भी सेंट्रल है, ये भी कंजर्वेटिव, ये भी सेंट्रल है। ओके चलिए, तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये 2 नंबर का फोर्स। मैं कहूँ कि इसका नेचर कैसा है, इसका रूट काज क्या है, तो इसका नेचर देख ही रहे हैं। इसका नेचर कैसा है, तो आप कहेंगे कि इसका नेचर ना इलेक्ट्रिकल है। कैसा है यह, इसका नेचर इलेक्ट्रिकल है। और रूट काज क्या है इसका, मॉलिक्यूल्स ना। इसका रूट काज क्या है, तो रूट काज में आप कहेंगे कि दिस इज द मॉलिक्यूलर फोर्स। दिस इज द मॉलिक्यूलर फोर्स मीन्स जैसे फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो अब यहाँ पर कह दिए कि फ्रिक्शन भी क्या है, फ्रिक्शन किस कैटेगरी में आएगा, तो फ्रिक्शन भी ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ओके, तो जो भी, अब जैसे मान लीजिए टेंशन, तो टेंशन भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। हाँ, क्यों, जहाँ पर भी या तो 2 इलेक्ट्रॉन के बीच हो रहा हो, 2 प्रोटॉन के बीच हो रहा हो, 2 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच हो रहा हो, 2 पॉजिटिव बॉडी के बीच में लग रहा हो, 2 नेगेटिव बॉडी के बीच में लग रहा हो, या एक पॉजिटिव नेगेटिव बॉडी के बीच में लग रहा हो, या मसल्स फोर्स, रस्सी से हम कोई चीज़ खींच रहे हैं, रस्सी में तनाव, टेंशन, ऑल दीज थिंग्स मीन्स फ्रिक्शन फोर्स दैट इज आल्सो कम्स इन दिस कैटेगरी। तो जितने भी फोर्स हैं, आप ये कह सकते हो कि सभी फोर्स को आप इसमें डाल सकते हो। किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में। मीन्स कि वे सारे फोर्सेज जहाँ 2 चार्ज के बीच लग रहा हो, चाहे दोनों पॉजिटिव हो, चाहे दोनों नेगेटिव हो, चाहे एक पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, चाहे मॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा हो, चाहे रूट काज मॉलिक्यूल हो। तो अब जैसे टेंशन का रूट काज मॉलिक्यूल है, स्प्रिंग फोर्स का रूट काज मॉलिक्यूल है, फ्रिक्शन का रूट काज मॉलिक्यूल है। ये सब क्या आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं, सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो चलो बेटा, तो फिलहाल अभी यहाँ तक आपको क्या सीखना था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। तो दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दिस इज द कंजर्वेटिव फोर्स, दिस वर्क डन इन दिस फोर्स आल्सो डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ। लेकिन जब कंजर्वेटिव रहेगा तब, चूंकि इसमें नॉन कंजर्वेटिव भी आता है लेकिन उसको फ्रिक्शन कहते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा कि बशर्ते कि कंजर्वेटिव में कूलाम का फोर्स होना चाहिए, देखिए अब कूलाम का फोर्स भी आता है, इसमें कूलाम का फोर्स भी आता है और फ्रिक्शन फोर्स भी आता है। फ्रिक्शन फोर्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, कूलाम का फोर्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो ये ध्यान देने की जरूरत रहेगी वहाँ पर क्लियर कट कि फ्रिक्शन है कि कूलाम का फोर्स है। कूलाम का फोर्स है तो कंजर्वेटिव होगा, फ्रिक्शन है तो नॉन कंजर्वेटिव होगा, कीप इन माइंड। अब वर्क डन, तो यदि कूलाम का फोर्स है तो वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, लेकिन यदि फ्रिक्शन है तो वर्क डन 100% डिपेंड ऑन द पाथ। क्लियर, लेकिन कैटेगरी दोनों की क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और बेटा आगे बढ़े, चलिए, और अब है अगला पॉइंट हम लोगों का। हाँ, अब है 3 नंबर का फोर्स जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स ना। तो 3 नंबर का फोर्स जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। तो आइए देखा जाए ये क्या है। तो हम लोग देख रहे हैं कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द फोर्सेज इन द नेचर, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेज इन द नेचर एंड द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल दीज 4 टाइप ऑफ द फोर्सेज। तो नंबर 3 पे है न्यूक्लियर फोर्स। अब सवाल है बेटा न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। तो जानते हो कि that force is called a nuclear force which is responsible to bound all nucleus inside the small nucleus। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जो बाउंड करके रखने वाला फोर्स होता है वही हमारा न्यूक्लियर फोर्स होता है। दिस फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज, दिस फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज। ओके, देखो बेटा, तो जैसे मान लो कि अब यह न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जानते हैं कि बहुत सारे प्रोटॉन्स भरे पड़े हैं, बहुत सारे इसमें ना, मैं न्यूक्लियर फोर्स पढ़ा चुका हूँ, वीडियो ज़बरदस्त दिया गया है उसका ना। न्यूक्लियस का चैप्टर चला है, 7-8 एपिसोड न्यूक्लियस का हुआ है, आप वहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से पढ़ सकते हैं। मैं हिंट दे रहा हूँ बस यहाँ पे थोड़ा सा ना। देखिए वीडियो में ऑलरेडी है, तो फिर यहाँ क्या बताऊँगा आपको, वहाँ पर आप पढ़ लोगे बेटा जाकर। ठीक है, देखो तो यहाँ पर प्लस फोर्स, ये प्लस प्रोटॉन्स हैं, बहुत सारे प्रोटॉन हैं, बहुत सारे न्यूट्रॉन्स हैं। जब जानते हो
कि अभी अभी यहाँ पर पढ़े हैं हम लोग कूलाम फोर्स, अभी अभी बेटा पढ़े हैं हम लोग कूलाम फोर्स। कूलाम का फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कितना होता है कूलाम का फोर्स, तो स्केलर फॉर्म में हम लोग लिखते हैं 1/4πε0 Q1 Q2/r² लेते हो ना। एक किस फॉर्म में बेटा, स्केलर। और जब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो F बराबर प्लस माइनस दोनों लगाते हैं 1/4πε0 बेटा, यहाँ पर K लगा देना स्मॉल, यहाँ पर भी K लगा देना स्मॉल ना, Q1 Q2/r³ लगा दीजिएगा यहाँ पर अब, ओके। और यहाँ पर वेक्टर R कर दीजिएगा। तो बेटा अब ये क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म। देखिए R³ हो गया है, यहाँ वेक्टर लगा दीजिएगा तो ये बन जाएगा वेक्टर फॉर्म ना। अब ये किस में हो गया, ये हो गया ना वेक्टर फॉर्म, और किस में है, स्केलर फॉर्म में है। अब आप कहेंगे कि प्लस और माइनस क्यों लगाए हैं, तो बेटा तो जो नेगेटिव साइन है वह हमेशा अट्रैक्शन शो करता है। नेगेटिव साइन हमेशा क्या शो करेगा, अट्रैक्शन, और पॉजिटिव साइन ना हमेशा रिपल्सन शो करता है। पॉजिटिव साइन क्या शो करता है बेटा, हमेशा पॉजिटिव साइन रिपल्सन शो करता है। तो ये शो करता है रिपल्सन और ये शो करता है अट्रैक्शन। तो देयरफॉर देयर आर टू टाइप्स ऑफ द electromagnetic force. So there are two types. Which two types? Means Coulomb, there are two types of the Coulomb force, attractive and repulsive. तो कब होगा अट्रैक्शन, जब दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के होंगे। कब होगा रिपल्सन, जब दोनों चार्ज सेम नेचर के होंगे। ओके, बट व्हाट इज द रूट काज बिहाइंड दिस, द रूट काज बिहाइंड दिस इज द एक्सचेंज ऑफ photons. You know well that photons are the bundles of energy. Photons are the bundles of energy, okay, equal to h nu. चलिए अब यदि ग्रेविटेशनल फोर्स से बेटा हम यहाँ कंपेयर करें तो यहाँ पर आया है एप्सिलॉन नॉट और ये आया है के। के को कहते हैं ना, के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। किसी मेटल का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है और वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 72 होता है, 72 होता है। ओके, तो ऐसे ही सबका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग होता है। कोई ऑयल है उसका डाई इलेक्ट्रिक कुछ होगा, एयर का और वैक्यूम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 लेते हैं, 1 एयर के लिए 1, वैक्यूम के लिए 1। ओके, तो जब एयर में दोनों चार्ज रखे रहेंगे तो ये बन जाएगा 1, जब वाटर में रखा हुआ होगा तो ये बन जाएगा 72, जब कहीं और किसी चीज़ में रखा रहेगा तो उसका मान अलग हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यह फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में कूलाम का फोर्स, कूलाम के फोर्स की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में कूलाम का फोर्स पाथ मीडियम डिपेंडेंट है, तो इसलिए यह यूनिवर्सल नहीं है। जबकि क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्सल था, लेकिन यह यूनिवर्सल नहीं है क्योंकि यह मीडियम पर डिपेंड कर रहा है। तो दिस डिपेंड ऑन द मीडियम एंड देयरफॉर दिस फोर्स इज नॉट यूनिवर्सल। ओके, अब बेटा बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर, और जो न्यूमेरिकल की बातें हैं कि जैसे दो प्रोटॉन के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स और दो प्रोटॉन के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स और लगने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी कि कूलाम का फोर्स यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स का रेशियो क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स का रेशियो क्या होगा, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाले का रेशियो क्या होगा। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं अभी जब न्यूमेरिकल शुरू करूँगा, प्रैक्टिस कराऊँगा, तो वहाँ पे मैं आपसे पूछूँगा और बताऊँगा। ओके, जो आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। लेकिन अभी हम लोग का टॉपिक है बेटा, अभी हम लोग का टॉपिक है, हम लोग प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं ना, प्रेजेंट टाइम में हम लोग देख रहे हैं कि टाइप्स आर द फोर्सेज और एंड व्हाट आर द रूट कॉज बिहाइंड द फोर्सेज। तो अभी हम लोग उस बात को डिस्कस कर रहे हैं। चलिए अब आ जाओ बेटा, यहाँ पर हम लोग पहुँच गए। चलिए, तो ये हो गया हम लोगों का 2 नंबर का बात हो रही थी, 3 नंबर की न्यूक्लियर फोर्स की बात हो रही थी। चलिए न्यूक्लियर फोर्स पे चलते हैं। तो देखिए, तो जब हम लोग ये देख रहे हैं ना कि जब हम लोग देख रहे हैं प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन होता है, तो वह कौन सा फोर्स है जो यहाँ पर बाउंड किए हुए है इसको, तो जो फोर्स इसको बाउंड किए होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं ना न्यूक्लियर फोर्स।
और यही तो वह थ्योरी थी जिसको जापानी साइंटिस्ट युकावा ने 1935 ईस्वी में इसको दिया था 1935। दिस थियरी वाज गिवन बाय द युकावा ऑफ द जापानी साइंटिस्ट एंड अकॉर्डिंग टू द युकावा nuclear force is the exchange force. According to Yukawa, this is a type of the nuclear force is a type of the exchange force. Means क्या? Means the basic concept of this force is that protons not at a time that always appears in the form of the protons, and neutron that is also protons and neutrons both are conversible with a very fast rate by the exchange of the pi meson. इसलिए कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड एक्सचेंज फोर्स। तो देखिए, तो न्यूक्लियर फोर्स ए टाइप ऑफ द एक्सचेंज फोर्स। व्हाई इट इज दिस? तो बिकॉज न्यूट्रॉन चेंजेज इनटू कंटिन्यूअस चेंज इनटू प्रोटॉन कंटिन्यूअसली चेंजेज इनटू न्यूट्रॉन ना। क्या करता है? न्यूट्रॉन हमेशा प्रोटॉन में चेंज हो रहा होता है। अब ये कैसे चेंज हो रहा होता है? तो यदि प्रोटॉन के साथ में एक पाई मेसन माइनस काम करेगा ना, माइनस पाई मेसन, तो बन जाएगा न्यूट्रॉन बना देगा, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जस्ट वही क्या, देखिए एक न्यूट्रॉन ने क्या किया, न्यूट्रॉन एक, देखिए ये पाई मेसन हो, यहाँ पर देखो ये न्यूट्रॉन है ना, तो प्रोटॉन किससे चेंज हो रहा है? न्यूट्रॉन में। क्या चेंज करेगा? कैसे चेंज करेगा? प्लस क्या कर देगा? एक प्लस पाई मेसन निकाल देगा, प्लस हो गया। अब जा देखिएगा, प्रोटॉन प्लस एक और मेसन होता है, कौन? ये वाला, तो जानते होंगे प्रोटॉन ही रहेगा। फिर क्या? एन ना, यह पाई मेसन नॉट पाई मेसन, तो ये एन ही बना रहेगा, न्यूट्रॉन ही बना रहेगा। ये सारी चीज़ें ओके। एटॉमिक स्ट्रक्चर, जस्ट इस चैप्टर के पीछे जहाँ पर आप वीडियोज पढ़ रहे हैं तो देखेंगे न्यूक्लियस ना, तो प्लेलिस्ट अभी नहीं बन जाएगा, तो वहाँ पर न्यूक्लियस पे जाइए। न्यूक्लियस एपिसोड 1, 2, 3, 4 बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे पूरी थ्योरी एक्सचेंज फोर्स की दी हुई है। क्लियर? तो अब दोबारा यहाँ पे टाइम नहीं लेंगे, तो वहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। मैं केवल हिंट दे रहा हूँ कि फोर्स कितने टाइप होते बेटा हम लोग को पढ़ना है, तो हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको एक्सचेंज। यानी देखिए जैसा, अब जैसे मान लो यूरेनियम है, यूरेनियम में 92 प्रोटॉन्स है, 92 प्रोटॉन है यूरेनियम के एक एटम में, एक न्यूक्लियस में। अब सोचो कि यहाँ 92 प्रोटॉन्स है बेटा ना, 92 प्रोटॉन्स और 143 तो उसमें कर दो कि ना 92 बेटा 235 मान लो है, तो 235 में से 92 में निकाल दीजिए, तो जितना आएगा उतने क्या है हम लोग के पास, उतने उसमें क्या है, न्यूट्रॉन्स है। तो इतना ज़्यादा न्यूट्रॉन्स और इतना ज़्यादा प्रोटॉन्स, और यह रेंज इसका आप जानते हैं, इसका रेडियस क्या है, तो इसका रेडियस कितना बेटा 10⁻⁻15 ना मीटर। मीन्स कि यह 10⁻⁻14 से लेकर के 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻15 मीटर के रेंज का है ना। तो इतने छोटे से स्पेस में इतने प्रोटॉन इतने न्यूट्रॉन कौन बांध के रखा है? तो जो बांध करके रखा है द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल टू बाउंड ऑल दीज न्यूक्लियंस इनसाइड दिस स्मॉल टाइनी स्पेस, that is called nuclear force. And this is the reason. What is the reason of this force? What is the root cause of this force? The exchange force. This is a type of the exchange force. And the exchange of pi meson. तो किसका यहाँ पर exchange हो रहा है बेटा? It is due to the exchange of pi meson. तो it is due to the exchange of the pi meson between proton, neutron and neutron. तो this is the exchange, this is the responsible. अब सवाल यह है कि yes, what is the nature of this force? What is the nature of this force? What is the nature of the nuclear force? तो keep in mind, nuclear force is the strongest force of the universe. Nuclear force is the strongest force of the universe. मीन्स कि पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे शक्तिशाली फोर्स है वही है न्यूक्लियर फोर्स।
ओके। और जो सबसे कमज़ोर फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स है, वह है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जैसा सोचो कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स वो सबसे कमज़ोर है, तो जो फोर्स सबसे कमज़ोर है उसका परिणाम ये है कि अभी एक यदि 50 मीटर ऊंचा ये कोई वृक्ष है, मतलब जो एक ट्री है ना, मान लो आम का है, मैंगो है वहाँ पे, और एक मैंगो टूट के आपके सर पे गिर जाए तो अभी समझ जाओगे कि यस हाउ मच वीक, दिस इज हाउ मच वीक, यू नो वेल दैट दिस इज द हाउ मच वीक। तो जो सबसे कमज़ोर है उसकी हालत है, एक आदमी छत से जो गिर जाता है, जो कहीं पर स्लाइड करके गिर जाता है ना, या कहीं पर जो देख रहे हो कि जो क्या होता है भूस्खलन वगैरह हो रहा होता है, तो दिस इज़ द वीकेस्ट फोर्स। ये ऑल दीज एग्जाम्पल्स ऑफ द वीकेस्ट फोर्स। तो जो सबसे स्ट्रांगेस्ट फोर्स होगा उसकी क्या हाल होगी। 4 मंजिल ऊंची बिल्डिंग पर से कोई व्यक्ति गिर गया तो वही जानता होगा कि हाउ मच दिस फोर्स इज, हाउ मच इजी, दिस फोर्स इज हाउ मच वीक। ओके। हाँ, प्रैक्टिकल करने की प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत नहीं है कि यस व्हाट इज़ द ग्रेविटी एंड व्हाट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। प्रैक्टिकल करने की ना ज़रूरत नहीं है, नेवर प्रैक्टिकल ऑफ दिस फोर्स ना, इसको प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ओके। तो बात हो रही थी साइंस पर न्यूक्लियर फोर्स की। तो न्यूक्लियर फोर्स का द बेस्ट न्यूक्लियर फोर्स का ही एग्जाम्पल है क्या, एटम बम। तो जानते हो कि एटम बम एक ऐसी चीज़ है कि एटम बम से एक देश दूसरे देश को कब्जा कर ले रहा है, एक देश दूसरे देश को धमकी देता है, यानी कि दिस इज द फोर्स, दिस इज द न्यूक्लियर फोर्स। तो ओके, फिलहाल तो आ जाइए, दिस वाज द थर्ड टाइप्स ऑफ द फोर्स एंड नाउ कम्स ऑन द वीक फोर्सेज। व्हाट इज द वीक फोर्सेज। तो वीक फोर्सेज, हाँ, तो वीक फोर्स क्या बेटा, इसका नाम है वीक फोर्स, इसका नाम है वीक फोर्स। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो सेल्फ स्पॉन्टेनियस अपने आप होती हैं, तो कहते हैं कि वहाँ पर भी तो कोई ना कोई फोर्स होगा तभी ये प्रोसेस एग्जिस्ट कर रहा, जस्ट लाइक द रेडियो एक्टिविटी। तो जस्ट लाइक द रेडियो एक्टिविटी, द एग्जाम्पल, दिस इज द एग्जाम्पल, दिस इज अ फैंटास्टिक एग्जाम्पल फॉर द वीक फोर्सेज। रेडियो एक्टिविटी इज द एग्जाम्पल, रेडियो एक्टिविटी। सपोज करें कि कोई भी चीज़ आज हमको किसी दूसरे कलर की दिख रही थी और पर फिर कल दूसरे कलर की दिख रही है, उसकी कलर में चेंजिंग हो रही है, नेचर में चेंजिंग हो रहा है, नेचर में परिवर्तन हो रहा है। तो कहते हैं कि बिना फोर्स का कहीं पर कोई भी चीज़ नहीं होती है, तो वहाँ पर भी कोई न कोई फोर्स लगा हुआ है। एक न्यूक्लियस है, उसका अपने आप अल्फा बीटा गामा का वहाँ इमिशन हो रहा है, तो कहते हैं कि वहाँ पर भी एक फोर्स है। तो दैट फोर्स इज नोन एज द वीक फोर्सेज, दैट फोर्स इज नोन एज द वीक फोर्सेज। और इसका इन्वेंशन करने वाला साइंटिस्ट इंडियन साइंटिस्ट एस.एन. बोस, इसलिए तो कहते हैं कि यह फोर्स कैसे एग्जिस्ट करता है, तो ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ बोसॉन, ओके। तो ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ बोसॉन, तो ये वीक फोर्स नाम है इसका वीक फोर्स, बट दिस इज नॉट वीकेस्ट, this is weak but not weakest, because gravitational force is the weakest and this is not too weak. तो ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ द बोसॉन, एस.एन. बोस के नाम पर पड़ा हुआ बेटा, इंडियन साइंटिस्ट एस.एन. बोस, उनके नाम पर पड़ा बोसॉन, वही इसके इन्वेंटर थे, इसलिए उनके सम्मान में रखा गया है बोसॉन। तो अब आपके सामने क्लियर हुए कि मैं पूछूं कि फोर्स कितने टाइप के होते हैं, फोर्स क्या होते हैं, तो 2 शब्दों में आप बताएंगे फोर्स क्या होते हैं। तो आप कहेंगे कि फोर्स इज द इंटरेक्शन बिटवीन द टू बॉडी और द टू पार्टिकल्स और द टू फील्ड्स विच टेक्स प्लेस ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ द समथिंग, दिस समथिंग डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द फोर्स। And now the question, what are the types of the forces? Now there are 4 types of the forces. First is the gravitational force, second is the electromagnetic force, third is the nuclear force, and fourth is the weak forces. What are the root cause behind the forces? तो आप कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटॉन के एक्सचेंज के कारण होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फोटॉन के एक्सचेंज के कारण होता है, न्यूक्लियर फोर्स पाई में शॉन के एक्सचेंज के कारण होता है, और वीक फोर्स बोसॉन के एक्सचेंज के कारण एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर? ओके। अब सबसे शॉर्ट रेंज फोर्स कौन सा है, तो सबसे शॉर्ट रेंज फोर्स कौन सा है, तो सबसे शॉर्ट रेंज फोर्स न्यूक्लियर फोर्स की रेंज सबसे शॉर्ट होती है। यानी कि न्यूक्लियर फोर्स हुआ बेटा ना, न्यूक्लियर फोर्स, तो न्यूक्लियर फोर्स से क्या था, शॉर्टेस्ट रेंज, यानी सबसे छोटा रेंज इसी का होता है, शॉर्टेस्ट रेंज फोर्स होता है।
ना, क्योंकि साइज उसकी क्या होती है, न्यूक्लियस के अंदर ही केवल यह एग्जिस्ट करता है। अच्छा, और यही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ना। और एक खासियत और बेटा न्यूक्लियर फोर्स की, क्या, कि यह डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज, डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। ये चार्ज पर डिपेंड भी नहीं करता है, ये किस बात पर डिपेंड करता है, तो ओनली डिपेंड ऑन स्पिन। हाँ बेटा, इस यह न्यूक्लियस के स्पिन पर डिपेंड करता है, इसलिए कहा जाता है इसको स्पिन डिपेंडेंट फोर्स। याद रखना बेटा, स्पिन डिपेंडेंट फोर्स होता है यह। कौन, किसकी बात हो रही है, न्यूक्लियर फोर्स की। तो न्यूक्लियर फोर्स क्या हुआ, शॉर्टेस्ट रेंज फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज, चार्ज पर इंडिपेंडेंट है, और क्या है, ओनली डिपेंड ऑन द स्पिन, यह केवल किस बात पर डिपेंड करता है, स्पिन पर डिपेंड करता है। ओके, तो यह एक सिंपल इंट्रोडक्शन था टाइप ऑफ द फोर्स। फोर्स कितने टाइप के होते हैं। अब हाँ बेटा, अब आगे चलते हैं। बेटा एक था कि इनका रूट काज, ओरिजिन का रूट काज इनके फोर्स का क्या है, ये हम लोग उस बेस पर हम लोगों ने इसको ना, उस बेस पर हम लोगों ने इसको कैटेगराइज किया है बेटा। क्लियर। अब यहाँ होता क्या है कि फोर्स, टाइप्स ऑफ द फोर्स बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन। तो टाइप्स ऑफ द फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। देखो बेटा, अब यहां पर कहते हैं कि टाइप्स ऑफ द फोर्स बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन, यानी कि उनके एप्लीकेशन पर हम लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, किस फोर्स को कहाँ लगा रहे हैं, कहाँ अप्लाई कर रहे हैं। तो इसको हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। कैसे, कौन कौन। नंबर वन कोप्लेनर फोर्सेस ना बेटा। नंबर 2 पे कर सकते हैं कोलिनियर फोर्सेस ना बेटा। तो नंबर 1 पे हम कर सकते हैं कोप्लेनर फोर्सेस, नंबर 2 पर कर सकते बेटा ना कोलिनियर फोर्सेस, और नंबर 3 पे कर सकते हो ना कॉनकरेंट फोर्सेस ना। ओके, और हाँ बेटा, तो आ जाओ अब कोप्लेनर फोर्सेस। जैसे नाम से बिल्कुल क्लियर है, कोप्लेनर मीन्स कि एक ही प्लेन में रहे हो, दिशा उनकी चाहे जैसे भी रहे लेकिन एक प्लेन में रहे, तो लाइज इन सेम प्लेन। नाम से क्लियर है, देखो कोलिनियर यानी कि अलोंग सेम लाइन, क्या, अलोंग द सेम लाइन, और कॉनकरेंट फोर्सेस ऑन द सेम पॉइंट। तो बेटा एप्लीकेशन के रूप में टाइप्स ऑफ फोर्स बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन, यानी कैसा हम उनको यूज कर रहे हैं, तो उसके बेस पे हम इनको कहते हैं कि कोप्लेनर फोर्सेस, कोलिनियर फोर्सेस एंड कॉनकरेंट फोर्सेस बेटा। तो 3 तरह का इनका नाम लेते हैं। एक ही प्लेन में है तो कहेंगे कोप्लेनर, कोलिनियर कब कहेंगे, जब एक ही लाइन पे हो, और हम इनको कहेंगे कॉनकरेंट, यानी कि लग रहा हो कि या तो एक ही बिंदु पर मिल रहे हो और या एक ही बिंदु से निकल रहे हो ना। तो जब ऐसा लग रहा हो तब कहेंगे इनको क्या, कॉनकरेंट फोर्सेस कहेंगे बेटा। आ जाओ और आगे। हाँ, अब है चलो अब पॉइंट हम लोग का है कि हाँ बेटा, अब है पॉइंट हम लोगों का कि कहीं पर भी ना, कहीं पर भी आ जाओ, हेडिंग डाल दिया जाए पहले, हेड डाल बेटा, सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेस, सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेस, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ना बेटा, यानी क्या कह देंगे,
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो यह प्रिंसिपल कहता बेटा कि कहीं पर भी ना यदि दो कॉन्करेंट फोर्सेस हैं तो लेट F1 and F2 are two concurrent मीन्स एक ही बिंदु पर काम कर रहे हो, तो कॉन्करेंट लेट F1 and F2 आर टू कॉन्करेंट फोर्सेस मीन्स क्या, acting on the same point and at a particular angle. Suppose this is a body and a force is acting on this and the second force is acting on this way, on the same body acting in this way. Suppose this force is F1 and this force is F2. The angle between these two you can, okay, this is the angle between these two forces. This is angle between these two forces. Then you have to determine the value of what will be the resultant force. Okay. चलो बेटा, तो क्या है, तो हम देखो यहाँ पर यह एक कोई वस्तु है जिसका नाम m है, जिसका मास m है। इस पर दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लग रहा है, F1, तो दिस इज F1, तो F1 दिस इज F1, और एक लग रहा F2, दिस इज द F2। इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। यू हैव टू डिटरमाइन द व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस। तो जिस प्रोसेस से हम इसको निकालेंगे दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो यू कैन राइट लेट F1 एंड F2 आर टू कॉन्करेंट फोर्सेस। कॉन्करेंट क्यों बोला, क्योंकि एक ही बिंदु पर लग रहे हैं दोनों, तो कॉन्करेंट फोर्सेस। तो अब क्या कहोगे, रिजल्टेंट फोर्स विल बी हाउ मच, तो दिस इज द अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ, दिस इज द F1 F2, दिस इज द F1 F2। अब यह बराबर कितना हुआ, बराबर अंडर रूट, यू नो द वेक्टर एडिशन लॉ, क्या F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। हो बेटा, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब हाँ, यदि इसका बेटा वेक्टर डायग्राम खींच करके इसका कुछ और बातें चेक कर लिया जाए, तो आइए देखा जाए। देखिए हाँ बेटा, देखो तो आइए अब इसको वेक्टर डायग्राम खींच करके मैं इसका रिजल्टेंट कैसे आया दिखा दूंगा आपको। तो बेटा जैसे सपोज करो कि यहाँ पर एक कोई फोर्स है, यह F1 जिस बिंदु पर लगा था, इसी पे हम लोगों ने बनाया था क्या, अभी यहीं पे लगा था F2, ये दूसरा फोर्स था ना, ये दूसरा फोर्स था। तो जानते हो, इसको ऐसे ही मन में सोचिए, आगे बढ़ा दीजिए, और ये जो है यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। दोनों के बीच का एंगल क्या लिए थे, अभी हम लोग थीटा लिए थे। ये F1 बेटा, ये F2 है, तो पहले वाले फोर्स के टेल को दूसरे वाले फोर्स के हेड से मिला दिया जाए। तो जानते हो कि यही हम लोग के वेक्टर एडिशन लॉ बेटा ना, यही क्या है, यही ना। तो और यहाँ पर क्या है, R, क्या है यहाँ पर R, ये क्या है, ये क्या है, दोनों के बीच का एंगल थीटा। ये एंगल क्या बेटा, मान लो कि यह एंगल है अल्फा। ओके, चलिए हो गया बेटा। ओके, चलो बेटा आ जाओ, देखो तो यह है F1। अब देखिए इस ये एंगल कौन सा, अल्फा। चलो बेटा ये कौन सा है, ये F2। तो देखो बेटा ये क्या बना, ये इतना क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा F2 cos थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, F2 cos थीटा। और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा
F1 साइन थीटा बन जाएगा, यह बन जाएगा। अब इसका आंसर निकाल दे बेटा फटाफट, एक सेकेंड। हाँ बेटा आ जाओ। चलिए तो अब इसका आंसर क्या हुआ बेटा, फाइनल आंसर, ये रिजल्टेंट हमको चाहिए ना। यह एक वस्तु है, इस वस्तु पर दो फोर्स लगे थे, F1 और F2। ये था F2 हम लोगों का बेटा, ये है F2 हम लोगों का, है ना, ये F2 है। तो इसका देखो बेटा, अब जानते हो यह एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। चलिए तो लिख दिया जाए, आ जाओ। देखो बेटा क्या करोगे अब, R बराबर क्या हुआ, R स्क्वायर बराबर क्या हुआ बेटा, F1। तो यहाँ से यहाँ तक ना नाम को इस रख दीजिए, A B C नाम रख दीजिए, इसका नाम D रख दीजिए। चलिए तो R स्क्वायर बराबर, या ऐसे कर दिया जाए पहले, AC का स्क्वायर बराबर कितना हुआ, AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर कितना बेटा, R है, R का स्क्वायर बराबर क्या हुआ, AB। AB मीन्स F1 प्लस F2 कॉस थीटा, F1 प्लस F2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे क्या हुआ BC। BC मीन्स क्या हुआ बेटा, F1 साइन थीटा का होल स्क्वायर। नाउ सॉल्विंग दिस, R स्क्वायर बराबर यहाँ पे स्क्वायर कर दो बेटा, F स्क्वायर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा प्लस F1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं, सॉल्व कर दो बेटा इसी को। R स्क्वायर बराबर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पर देखो बेटा यहाँ पे क्या है, हाँ ध्यान देना थोड़ा सा, फिर से इसका स्क्वायर किया गया है ना, तो F1 स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया गया है F2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा हो गया, और प्लस और क्या, ये कौन सा था, ये F2 है बेटा ना, हाँ ये F2 है। तो यहाँ पर भी हम लोग का F1 स्क्वायर, ये हो गया बेटा हम लोग का F1 स्क्वायर, F2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, F2 और ये F2 साइन स्क्वायर थीटा, इसे पास लाया जाए, F2 कॉमन बाहर निकाल दिया हूँ, यहाँ कौन सा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बेटा। हाँ देखते रहिए, चेक करते रहिए। अब कौन सा बचा बेटा, अब यहाँ पर बचा 2F1 F2 कॉस थीटा, तो प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। अब जा देखना बेटा, ये इतना 1 हो गया, अब आया क्या, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा बराबर R स्क्वायर हुआ ना। तो देखो, तो R स्क्वायर बराबर कितना हुआ, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा हुआ। तो R बराबर कितना हो गया, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। दिस इज द रिजल्टेंट। क्लियर हो गए। तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, सुपरपोजिशन ऑफ द फोर्सेस। जब किसी बॉडी पर दो फोर्स लगते हैं, किसी भी एंगल पर, जब किसी बॉडी पर दो फोर्स लग रहे होते हैं, जब किसी भी बॉडी पर दो फोर्स लग रहे होते हैं किसी भी एंगल पर, तो उनका रिजल्टेंट कितना होता है, तो उनका रिजल्टेंट हम यहाँ से निकालेंगे। अब देखिए, ये रिजल्टेंट फोर्स यह R है और ये फोर्स ये, तो यदि मैं कहूँ तो कभी कभी पूछ लेता बेटा, यहाँ से न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में आपके, तो यहाँ पे मैं कहूँ कि tan अल्फा कितना होगा। अब जरा देखिएगा, ये अल्फा किसके बीच का फोर्स है, ये अल्फा किसके बीच का एंगल है, दिस बेस, दिस इज द परपेंडिकुलर, therefore you can write now tan alpha equal to this perpendicular upon the base. So therefore tan alpha will be how much, F1 no F2 है ना बेटा ये, हाँ ध्यान देना बेटा, ये दिस इज F2, therefore this will be F2 cos, this will be F2 cos। तो क्या हुआ बेटा,
F2 साइन, तो F2 साइन थीटा अपान नीचे क्या है बेटा बेस मीन्स F1 प्लस, बेस मीन्स F1 प्लस और क्या F2 कॉस थीटा। तो अब आता है आपको कभी कभी एग्जाम आता है अल्फा का मान निकालने के लिए बेटा, नो प्रॉब्लम निकाल दोगे फटाफट। अल्फा बराबर tan इनवर्स उतनी वैल्यू रख देना, तुरंत ही अल्फा का मान आ जाएगा और निकाल भी दें। देखो बेटा अब पूछा जाएगा आपसे अल्फा, तो क्या करोगे tan इनवर्स F2 साइन थीटा बटा क्या F1 प्लस F2 कॉस थीटा ना। हाँ तो ओके आ जाओ, हो गया, क्लियर हो गए फर्स्ट क्लास। तो चलो बेटा, तो अभी हम लोग क्या सीखे, तो हमारे समझ से 1 घंटे का पढ़ाई तो हम लोगों की हो गई। हाँ लगभग 1 घंटे की पढ़ाई हो गई, ये 1.5 घंटे, हाँ 1 घंटे सवा घंटे पढ़ाई हो गई, यहाँ तक क्लियर हो गए। तो क्या किसी बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम लोग का चैप्टर है क्या, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्या चैप्टर बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ओके लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, लॉ ऑफ मोशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट। एकदम ध्यान से देखते जाना, पढ़ते जाना, समझते जाना ना, ध्यान से पढ़ते जाना, देखते जाना, समझते जाना, क्योंकि बहुत ही आसान है, हाँ कुछ है नहीं, बहुत ही आसान है। ओके देखो, हाँ लेकिन यह है कि जैसे चैप्टर में बड़े बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले, बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के पहले हमारा बेस स्ट्रांग होना चाहिए बेटा। नॉर्मल क्या है, नॉर्मल फोर्स क्या है ना, रिजल्टेंट फोर्स क्या है, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, कहाँ पर लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, उसके बाद तो बड़ी बड़ी चीज़ें तो वैसे ही, जब बेस मजबूत होगा तो बड़ी बड़ी चीज़ें तो ऐसे ही ऑटोमेटिकली ऐसे सॉल्व हो जाएंगी, कुछ लगेगा ही नहीं कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। हो गया बेटा, तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, सुपर पोजिशन ऑफ द फोर्स देख रहे हैं हम लोग अभी, सुपर पोजिशन ऑफ द फोर्स। ओके चलो अब इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते बेटा, आ जाइए और आगे चलते हैं हम लोग। तो अब इसके बाद क्या है, कंडीशन सुपरपोजिशन का होगा बेटा। चलो अब अगला पॉइंट, अब कहीं पर भी हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है ना, कहते हैं कि जैसे इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा, तो इक्विलिब्रियम ऑफ द फोर्स, तो कहीं पर भी इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या जरूरी है, तो लिख दीजिए, पहला हेडिंग डाल दीजिए तब तक, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम देखो बेटा, हाँ तो हेडिंग डाल दो बेटा, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो हमारा एक पहली बात यह है कि टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द इक्विलिब्रियम। तो 2 टाइप्स ऑफ द इक्विलिब्रियम, 2 टाइप्स ऑफ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द इक्विलिब्रियम। कौन कौन, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1 है ना, हाँ नंबर 1 बेटा कि डायनामिक इक्विलिब्रियम ना, और नंबर फर्स्ट है स्टेशनरी इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो चलो बेटा नंबर 1 नाम से ही क्लियर है ना, स्टेशनरी और नंबर 2 का बेटा डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम या स्टेशनरी इक्विलिब्रियम, या इसको कहते हैं ना बेटा, इसको दूसरे नाम से कहते हैं ना स्टैटिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। देखो बेटा पहली बात यह है कि कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम, व्हाट डू यू मीन बाय द इक्विलिब्रियम। कभी भी किसी भी बॉडी पर 2 टाइप्स ऑफ द इक्विलिब्रियम,
तो कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। तो पहली बात है कि कंडीशन ही क्या हुआ इक्विलिब्रियम का। चलिए अब जैसे सपोज किया जाए 3 चीज़ें होनी चाहिए। नंबर एक कहीं पर भी यदि ऐसा हो कि सिग्मा एफ का मान 0 हो, मीन्स क्या कि F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस एंड सो ऑन Fn, मीन्स किसी भी बॉडी पर बहुत सारे फोर्स काम कर रहे हों और उसके बाद भी वह वस्तु किस में हो, यानी कि सिग्मा F बराबर 0 हो। मीन्स क्या कि F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस Fn n फोर्स लग रहे हों, तो यह वह बॉडी क्या हो, सबका सम क्या हो रहा हो, 0 हो रहा हो। मीन्स कि जब सब नेट 0 होगा अवश्य ही उसका एक्सेलरेशन 0 होगा, अवश्य उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। लेकिन वेलोसिटी 0 हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो एक्सेलरेशन 0 हो। बट बॉडी का इक्विलिब्रियम में होना, यदि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स अवश्य 0 होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा, लेकिन वेलोसिटी 0 होगी। ये सर्टेनली नहीं कह सकते कि वेलोसिटी 0 होगी कि नहीं होगी। वेलोसिटी 0 हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो बट वेलोसिटी मे बी 0 और मे नॉट बी 0। वेलोसिटी मे बी 0 और मे नॉट 0। तो व्हेन ऑल दीज कंडीशंस आर पॉसिबल, then that is called what? That is called static equilibrium। लेकिन v इक्वल टू 0 और मे नॉट बी 0। तो जब मे नॉट बी 0 रहेगा तो यह दूसरे कैटेगरी में बेटा चला जाएगा, तब इसमें आ जाएगा। अब यहाँ पर भी देखो बेटा, ठीक क्या, सिग्मा एफ बी 0, सिग्मा एफ का मान तो 0 हो, F1 प्लस F2 प्लस F3 क्या बेटा 0 हो ना, प्लस ऐसे ही Fn तक क्या हो, 0 हो। और क्या हो बेटा, एक्सेलरेशन 0 हो, एक्सेलरेशन 0 हो। लेकिन एक बात अब यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर भी बाबा 0 वेलोसिटी 0 है ना, लेकिन यहाँ पर क्या हो, वेलोसिटी इक्वल टू नॉट 0, वेलोसिटी 0 ना हो, तो इसे कहते हैं क्या, डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो क्या बोलते हैं बेटा इसको, डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो व्हाट इज द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम होता ही क्या है। तो अब सवाल यह है कि इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन है। तो कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम क्या हुआ बेटा, कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम में हुआ क्या कि सिग्मा, एक लाइन में केवल लिख दिया जाए बेटा कि सिग्मा ना, सिग्मा एफ बराबर 0। तो सिग्मा एफ इक्वल टू, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन टू बी द इक्विलिब्रियम। यानी कि जब किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 होता है तो बॉडी किस में कहलाती है, इक्विलिब्रियम में कहलाती है। तो इक्विलिब्रियम कितने टाइप के हुए, इक्विलिब्रियम कितने टाइप के हुए, तो इक्विलिब्रियम हमारे 2 टाइप के हुए, स्टेशनरी इक्विलिब्रियम यानी कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब जैसे मान कभी कभी देखते होंगे कि आपको बार बार कंपटीशन में पूछता है कि कांस्टेंट स्पीड से चलने के लिए, कांस्टेंट स्पीड से चलने के लिए कितने फोर्स की आवश्यकता होती है। तो आप कहते हैं कि कांस्टेंट स्पीड से चलने के लिए किसी भी फोर्स की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए क्या है यहाँ पर, v मे नॉट 0, v मे नॉट 0। तो जब v मे नॉट 0, इसका मतलब क्या निकल रहा है, इसका मतलब निकला कि v कांस्टेंट रहेगा, v कांस्टेंट है। तो जब देखो बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि जब वस्तु कांस्टेंट स्पीड से चल रही होती है, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी, हाँ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट, जब वस्तु कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही होती है, मतलब क्या कि दिशा में भी कोई परिवर्तन ना हो, दिशा में भी कोई परिवर्तन ना हो, न्यूमेरिकल वैल्यू में भी कोई परिवर्तन ना हो। जैसे कोई वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड से पूरब दिशा में जा रही है, तो दैट बॉडी शुड मूव इन द ईस्ट डायरेक्शन ओनली विद द 10 मीटर पर सेकेंड, नॉट सम लेस और नॉट सम मोर। यानी कि जब न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट बनी होती है, दिशा भी कांस्टेंट बनी होती है, मीन्स कि व्हेन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड डायरेक्शन बोथ आर कांस्टेंट, then body is moving with a constant speed, then it does not require any force. So move in any direction, move in any
constant direction with any constant speed, required force is always 0. Such equilibrium is known as the dynamic equilibrium. ओके बेटा, तो चलो तो एक काम किया जाए हम लोग एक काम ये किया जाए बेटा कि जानते हो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इस ये ना एक बड़ा चैप्टर है, दिस इज ए बिग चैप्टर, ये बड़ा चैप्टर है, कई पार्ट में इसको हम लोग लेना होगा, सेंटर ऑफ मास वगैरह सब कुछ इसमें आ जाएगा ना बेटा। तो अभी जस्ट हम यहीं पर इसको इस एपिसोड को यहीं पर रोक देते हैं, और अभी इतना ये हुआ कि दिस वाज द सिंपल इंट्रोडक्शन अबाउट द न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशन। और जस्ट अभी यहाँ पर आते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पार्ट सेकंड लेकर के। दिस वाज द न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशन पार्ट फर्स्ट, दिस वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द फोर्स एंड द इक्विलिब्रियम। और अभी हम लोग आते हैं इसके बाद में क्या मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, बहुत ही गजब का एपिसोड बेटा होने वाला है। कौन सा? जस्ट इसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पार्ट सेकंड। क्यों? क्योंकि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं, नॉर्मल रिएक्शंस क्या होते हैं, दो बॉडी को ये पुल करके खींचा जा रहा है तो फोर्स कैसे लगता है बेटा, अभी उसका मैं कंसेप्ट और मैजिकल ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जो मैं अभी सेकंड एपिसोड में ले रहा हूँ। इसको मैं यहीं पर रोकता हूँ। ओके, बेस्ट ऑफ लक।